राजस्थान देश में सबसे ज्यादा जल संकट से जूझने वाला राज्य है, जहां पानी कम और परेशानी ज्यादा है, जहां खपत कम और खर्चे ज्यादा हैं। उस राजस्थान में पिछले 15 सालों से सरकार ने अपनी जल नीति नहीं बदली है। आखिर बार 2010 में राजस्थान में जल नीति बनी। राजस्थान देश का सबसे बड़ा स्टेट, जहां देश के कुल क्षेत्रफल का 10.4%, जनसंख्या का 5.5%, देश के कुल पशुधन का 18.7% राजस्थान में है, लेकिन देश के कुल सतही जल का सिर्फ 1.16% ही राजस्थान में है। सूबे का 2/3 हिस्सा रेगिस्तान है। सिर्फ डेजर्ट एरिया को लें तो ये एमपी, यूपी और महाराष्ट्र को छोड़कर देश के सभी राज्यों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। देश के कुल 142 रेगिस्तानी ब्लॉक में से 85 राजस्थान में है। भूजल दोहन के हालात ये हैं कि 1984 में जो 35% भूजल का दोहन होता था, वो आज 149.86% हो गया है। चित्तौड़गढ़ में तो भूजल दोहन 161.62% हो गया है। राजस्थान के 302 वाटर ब्लॉक में से सिर्फ 38 ही सेफ जोन में है। उदाहरण के लिए बाड़मेर को समझिए। बाड़मेर में 17 अलग अलग वाटर जोन बनाए हुए हैं। इसमें से सिर्फ एक जोन सेफ है, चोहटर। इसके अलावा पटौदी और कल्याणपुर 2 सेमी क्रिटिकल और बाकी के 14 ओवर एक्सप्लॉइटेड है। ओवर एक्सप्लॉइटेड का मतलब होता है जहां जमीन में पानी बारिश या किसी और वजह से जाता 1 लीटर है और हम वापस निकाल लेते हैं उससे भी ज्यादा 1.5 लीटर, 1.25 लीटर, तो किसी दिन वहां जमीन में पानी खत्म भी होकर रहेगा। इसके अलावा अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, दौसा, जैसलमेर, जालौर और झुंझुनू में लगभग सभी जोन डार्क जोन में ही आते हैं, यानी भूजल खत्म होने की ओर जा रहा है। राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में हर साल 1 मीटर से ज्यादा भूजल स्तर गिर रहा है। सरकारें हजारों करोड़ रुपए ऐसे प्रोजेक्ट पर खर्च करती हैं जो भूजल स्तर बढ़ाने के दावे करते हैं, लेकिन साल 2013 में 44 सेफ जोन और 164 ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन थे। हजारों करोड़ रुपए खर्च करके भी ये कंट्रोल हुए नहीं और 2023 तक ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन की संख्या बढ़कर 164 से 216 हो गई। राजस्थान में बारिश भी एक समान नहीं होती। जैसलमेर में एवरेज हर साल 100 mm बारिश होती है, तो झालावाड़ में 900 mm बारिश होती है। एक इंसान को जिंदा रहने और बेसिक जरूरत पूरी करने के लिए 1000 घन मीटर पानी हर साल चाहिए होता है, लेकिन राजस्थान में प्रति व्यक्ति 780 घन मीटर ही पानी मिलता है और साल 2050 तक यह आंकड़ा घटकर सिर्फ 250 घन मीटर प्रति व्यक्ति हो जाएगा। और दुनिया के स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं कि 500 घन मीटर से कम अगर पानी व्यक्ति को मिलने लगे तो वो भीषण जल संकट के संकेत हैं। साधारण भाषा में यूं समझिए कि आप कई बार दक्षिण अफ्रीकन देशों में भूखमरी और जल संकट से इलाकों की जो तस्वीरें देखते हैं, वही हाल होने वाले हैं। और एक अनुमान है कि 2045 तक राजस्थान में पानी की डिमांड 8.07 मिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी। साल 2010 के आंकड़े, जब राजस्थान में जल नीति लागू हुई थी, तब के हिसाब से राज्य में सतही जल संसाधन की उपलब्धता 21.7 मिलियन घन मीटर है और 2015 तक के आंकड़ों के हिसाब से पानी की डिमांड और सप्लाई के बीच में 9 बिलियन घन मीटर का अंतर है। राजस्थान को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। स्टेट की डिमांड में से 17.89 बिलियन घन मीटर पानी अंतर राज्य जल समझौतों पर निर्भर है। सबसे बड़ी बात, पीने के पानी में से 90% और एग्रीकल्चर यूज में से 60% भूजल से दोहित किया जाता है। खरीफ की फसल के समय तो फिर भी बारिश के पानी का इस्तेमाल होता है, लेकिन रबी की फसल के समय खेती पूरी तरह से भूजल दोहन पर निर्भर होती है, जिसकी वजह से गर्मी के मौसम में पीने के पानी के भी लाले पड़ते हैं। और सबसे रोचक बात पता है, 2010 में अशोक गहलोत सरकार के समय बनी राजस्थान की जल नीति में पानी के आवंटन में जो प्राथमिकताएं तय की गई थी, सबसे पहले इंसानों के लिए पानी, फिर पशु, फिर घरेलू यूज, फिर खेती, ऊर्जा, पर्यावरण और उसके बाद उद्योगों को जगह दी गई। लेकिन हकीकत यह है कि इंसान प्यासे रहते हैं, पशुधन तड़पते रहते हैं, खेत कई बार पानी की कमी से सूख जाते हैं, लेकिन उद्योगों को पानी की सप्लाई में कोई कमी नहीं रहती। खैर, सब पैसे का खेल है। राजस्थान जल नीति के खूबसूरत दावों को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन जल नीति लागू होने के 15 साल बाद भी हालात जस के तस हैं। 2010 में जल नीति बनी, 15 साल में दुनिया बदल गई, लेकिन राजस्थान की सरकारें और सिस्टम उसी 15 साल पुरानी प्लानिंग पर काम कर रहे हैं।
पानी के इस्तेमाल को लेकर कोई मास्टर प्लान नहीं है, बारिश के पानी के मैनेजमेंट और स्टोरेज के लिए बुनियादी ढांचे की, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है और वो है नहीं। पारंपरिक जल स्रोतों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हालांकि मेरे सीमित अनुभव के आधार पर इतना कह सकता हूं कि 2013 से लेकर के 18 के कार्यकाल में वसुंधरा राजे सरकार के समय परंपरागत जल स्रोतों जोहड़, नाड़ी और तालाबों के पुनरुद्धार पर शानदार काम हुआ था। उसके बाद न गहलोत सरकार ने उतना ध्यान दिया और न ही अब मौजूदा सरकार उस अग्रेसिव मोड में इस मामले में काम कर रही है। दुनिया में हो रहे जलवायु परिवर्तन का असर पिछले 3-4 सालों में राजस्थान में हो रही बारिश पर भी सीधे तौर पर देखा जा सकता है। कभी 5 दिन लगातार भारी बारिश होती है, चारों तरफ हाहाकार, खेत पानी से लबालब, तो फिर 1-1.5 महीने एक बूंद भी नहीं गिरती है, जिसकी वजह से खरीफ सीजन का भी एग्रीकल्चर पैटर्न पूरी तरह से बिगड़ गया है। लेकिन सरकार और सिस्टम बस वो 5 दिन हुई ताबड़तोड़ बारिश और बारिश से लबालब भरे धोरों की तस्वीरें दिखाकर औसत बारिश के आंकड़ों को कागजों में सजा देती हैं। लेकिन इस बात से आंखें मूंद लेती हैं कि एक साथ 5 दिन में 500 mm बारिश हो जाए तो भी वो पूरे सीजन में फसलों की प्यास नहीं बुझा सकती। सरकार जो नीतियां बनाती हैं स्टेट लेवल की बनाती हैं, जबकि राजस्थान में ये संभव है नहीं। पूरे सीजन में 100 mm बारिश देखने वाले बाड़मेर, जैसलमेर और 900 mm की बारिश वाले झालावाड़, बारां की नीतियां एक जैसी कैसे हो सकती हैं और उसके आधार पर एग्रीकल्चर से लेकर के पीने के पानी की जरूरतें एक समान कैसे पूरी हो सकती हैं। राजस्थान के लगभग हर जिले में फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या है, कहीं सीमित तो कहीं ज्यादा। फ्लोराइड से प्रभावित दुनिया की कुल आबादी का 10% अकेले राजस्थान में है। WHO ने जो पैरामीटर तय कर रखे हैं, फ्लोराइड 1 mg पर लीटर, 1 mg पर लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि राजस्थान में 1.5 mg पर लीटर एवरेज है। और इसमें भी जालौर, जयपुर, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर और सिरोही में फ्लोराइड 2 mg प्रति लीटर से भी ज्यादा है। 1994 की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में 30,000 लोग ऐसे हैं जो 10 mg प्रति लीटर से भी ज्यादा वाले फ्लोराइड वाला पानी पी रहे हैं। और राजस्थान के करीब 2,433 गांवों के 2.5 मिलियन लोग फ्लोराइड वाला पानी पी रहे हैं। 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जो फ्लोराइड पानी पीने वाली बस्तियां हैं, उसमें से 54% बस्तियां अकेले राजस्थान में हैं। फ्लोराइड बढ़ने के कारणों में कुछ हम खुद भी जिम्मेदार हैं। खेती में जो नकली फॉस्फेट उर्वरकों का यूज हो रहा है, उससे भूजल में फ्लोराइड का रिसाव बढ़ रहा है। भूगर्भ का हद से ज्यादा जो हम दोहन कर रहे हैं पानी का, उसमें भी बचे हुए पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है। अब सवाल है कि इसका समाधान क्या हो सकता है। इतनी देर आपने जो सुना, उससे ये तो आप समझ गए होंगे कि जमीन के अंदर का पानी हम जितना ज्यादा खर्च करेंगे, आने वाली पीढ़ियों की बर्बादी की कहानी हम अपने हाथों से लिखेंगे। लिहाजा हमें सतही जल यानी कि जमीन के ऊपर के पानी का इस्तेमाल बढ़ाना होगा, जैसे नदियों का पानी, नहरों से खेती के लिए पानी और परंपरागत जल स्रोतों को फिर से जिंदा करना होगा। और नदियों, नहरों से पानी किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार को दूसरे राज्यों के साथ जो जल विवाद चल रहे हैं, उनको जल्दी से निपटाना होगा, ताकि नदियों और नहरों से ज्यादा किसानों को पानी मिल सके। सिर्फ कागजी घोषणाओं से इन जल समझौतों और दूसरे राज्यों के साथ समझौतों से कुछ नहीं होगा। इसके अलावा सरकार को ऐसी योजनाओं में सब्सिडी और आर्थिक सहायता देनी चाहिए, जिससे रूफटॉप हार्वेस्टिंग योजनाओं को बढ़ावा मिले। लोगों को घरों की छतों के पानी को बारिश के समय टांकों में स्टोरेज करने को लेकर के मोटिवेशन मिले और सभी सरकारी भवनों में इसे अनिवार्य किया जाना चाहिए। कुछ हमें दुनिया से भी सीखना चाहिए, जैसे इजराइल में सीवेज के 90% पानी का ट्रीटमेंट करके उसे फिर से खेती में यूज दिया जाता है। इजराइल में जमीन से पानी निकालने में जो उससे पहले हैं, वो सरकार से इजाजत भी लेनी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया के मरे डार्लिंग बेसिन में ऐसा नियम है कि पानी के अधिकार बेचे और खरीदे जाते हैं, जैसे अपन माइंस को लेकर जो लीज लेते हैं वैसे ही। और यह शर्त रहती है कि जितना पानी जमीन से निकाला जाएगा, उतना ही पानी फिर से भूगर्भ में डाला जाएगा। यूएसए का कैलिफोर्निया, जो अक्सर सूखे से प्रभावित रहता है, वहां 2014 में एक कानून बनाया गया और कुछ एजेंसियों को भूगर्भ वाटर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दी गई और टारगेट तय किया गया कि 2040 तक पानी स्थिर हो जाना चाहिए। MAR यानी मैनेज्ड एक्वीफर रिचार्ज योजना चलाई गई, जिससे जब बाढ़ आती है तो पानी व्यर्थ न बहे, उसे बांध और एनीकट के जरिए रोककर भूगर्भ में पहुंचाया जाए। यूएसए के इस प्लान को भारत के तेलंगाना में भी लागू किया गया। तेलंगाना के कुछ गांवों में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ये काम किया गया और कई जगहों पर
भूजल स्तर इस काम से इतना बढ़ा कि जो बोरवेल सूख चुके थे उनमें फिर से पानी आने लगा। जहां खेती खत्म हो गई थी वहां फिर से खेती होने लगी। चीन की बीजिंग में इस तरह का काम करके इस तरह के टारगेट्स हासिल किए गए। चीन ने शहरों के आसपास में है वहां पर वेटलैंड बढ़ाई ताकि जब बारिश का पानी शहर की सड़कों पर फालतू में जो पानी होता है उसको इन वेटलैंड में इकट्ठा करके जमीन के अंदर पहुंचाया जाए और आम दिनों में वो जो वेटलैंड है, खुली जमीन है, वहां पर आम लोग घूम भी सके। भारत के गुजरात में भी सुजलाम सुफलाम नाम की एक योजना चल रही है जिसमें नहरों को गहरा करने और जलाशयों को साफ करने का काम किया जाता है। गुजरात का सौराष्ट्र जो कभी पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहा था, वहां के किसानों और एनजीओज ने मिलकर के काम किया, छोटे छोटे बांध बनाए, खेतों में तलाइयां बनाई और वहां भूजल स्तर बढ़ाने में कामयाबी हासिल की। जो कुएं सूख गए थे उनमें फिर से पानी आया। मध्य प्रदेश के अंदर जल अभिषेक अभियान चलाया गया जहां नालों को चौड़ा किया गया, तालाबों, छोटे बांधों और पर लोकेशन टैंक का सही मैनेजमेंट किया गया और भूजल स्तर बढ़ाने में कामयाबी हासिल की। तमिलनाडु देश का पहला राज्य है जहां 2001 में कानून बनाकर शहरों में वर्षा जल का संचयन अनिवार्य किया गया। इससे भूजल स्तर भी बढ़ा और शहरी इलाकों में वाटर सप्लाई का प्रेशर भी कम हुआ। ऐसे तमाम दूसरे उदाहरण भी हैं। लेकिन राजस्थान में दिक्कत सरकारों में तो है ही, लेकिन जनता में भी है। उसे सरकारों के हलक में हाथ डालना नहीं आता, उसे हुकूमत से हक मांगना नहीं आता। हमने किन चुनावों में पानी, बिजली, सड़क और स्कूल और हॉस्पिटल जैसे मुद्दों पर वोट दिया? नहीं देते। हम वोट देते हैं, हम फला पार्टी से जुड़े हैं तो बस उसे जिताना है। यहां कैंडिडेट फला जाति का है या फला धर्म का है। उम्मीद है सरकार को यह समझ आएगा कि जल नीति जो 2010 में बनी उसमें कुछ भी खास अब बचा नहीं है, कोई मास्टर प्लान है नहीं, बस ऊपर ऊपर की बातें हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे ये नहीं मालूम। जरूरत है राजस्थान में नई जल नीति बने, भूजल स्तर बढ़ाने का मास्टर प्लान हो, सरकार मिशन मोड पर उसमें काम करे और ऐसे ही उम्मीदों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।